भारतीय अदालतों में 3.3 करोड़ मुकदमे कतार में। अगर अभी के जैसे गति से फैसले होते रहे तो सारे मामले निपटाने में करीबन 360 साल लग जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारतीय कानून प्रणाली अनुमति देती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। एक परंपरा जो अंग्रेज यहाँ छोड़ गए। लेकिन खुद ब्रिटेन में अदालती मामलों का औसत 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं, क्योंकि 1980 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कानून में एक बदलाव लाया। सुनवाई के लिए 1 या 2 साल लग सकते हैं, लेकिन एक बार सुनवाई शुरू हुई तो कोई तारीख नहीं दी जाएगी। ये बदलाव नीरव मोदी को भारी पड़ रहा है, जो आजकल वैंडवर्स जेल के मेहमान हैं और जिनकी सुनवाई का दूसरा दौर 7 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है। प्रत्यर्पण की पहली सुनवाई मई में हुई, उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद। ये आपको हमारे पिछले वीडियो में काफी विस्तार पूर्वक समझाया गया है। बिस्बो अब उनकी दूसरी सुनवाई का कोर्ट रूम ड्रामा पेश कर रहा है, समझिए जैसे आप वहीं हैं। स्थान वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, लंदन। माननीय न्यायमूर्ति सैमुअल गुजी। मामला नीरव मोदी का प्रत्यर्पण। याचिकाकर्ता भारत सरकार, सीपीएस, क्राउन अभियोजन सेवा द्वारा प्रतिनिधित्व। सीपीएस की वकील श्रीमती हेलेन मालकॉम, नीरव की वकील श्रीमती क्लेयर मॉन्टगोमेरी। पहला दिन 7 सितंबर 2020। नीरव मोदी ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से सुनवाई में भाग लिया। काला कोट, सफेद शर्ट पहने हुए और दाढ़ी समेत दिखाई दिए। सुनवाई का पहला दिन शुरू हुआ नीरव के वकील द्वारा एक आवेदन के साथ। योर ऑनर, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय थिप्से की गवाही को अकेले में लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें बदतर व्यक्तिगत हमलों का सामना करना पड़ रहा है और अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंतित हैं। जब मई में पहली सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने प्रत्यर्पण याचिका के खिलाफ तर्क दिया, भारतीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी। जस्टिस थिप्से कांग्रेस के सदस्य हैं, इसलिए उनकी विशेषज्ञ कानूनी राय उनके पार्टी के राजनीतिक पूर्वाग्रह के अधीन है। क्या जस्टिस थिप्से ने खुद मीडिया से बात की थी? मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई थी, ये थिप्से की गलती नहीं थी। मैं यहाँ मौजूदा प्रेस के सदस्यों की राय जानना चाहता हूँ। मीडिया संगठनों से मौजूद सभी 5 पत्रकार, जिनमें से मुंबई मिरर के दानिश खान भी थे, सभी ने एकमात्र राय जताई, सबूत आम जनता के सामने पेश होना चाहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर विचार करके अपना फैसला सुनाऊंगा। लौटने के बाद जस्टिस थिप्से ये पहले से ही जानते होंगे कि मामले में कितनी रुचि रहेगी। आवेदन अस्वीकृत। निजी में सुनवाई के लिए आवश्यक सबब नहीं दिखाई दे रहे। चूंकि अभियोजन को अपना मामला साबित करने की जरूरत होती है, उन्हें ही सबूत पेश करना होगा जिसमें आरोपी अपनी खामियां ढूंढने की कोशिश करेगा। सीपीएस के हेलेन मालकॉम ने आरोपों की एक श्रृंखला के साथ कार्यवाही शुरू की। मिस्टर मोदी ने मुंबई में अपने वकील के पास दस्तावेज भिजवाकर जांचकर्ताओं से सबूत छुपाने की कोशिश की। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी शामिल थे। जब क्लेयर के बोलने की बारी आई तो जैसे सारे वकील करते हैं, उन्होंने भी सभी आरोपों का खंडन किया। कानूनी सलाह लेने के लिए दस्तावेज भारत भेजे गए। अभियोजन पक्ष ने तब अदालत को मुंबई के आर्थर रोड जेल के हाल ही में खींची गई एक वीडियो दिखाई। जेल का दौरा देने के बाद वीडियो ने विशेष रूप से ध्यान बैरक 12 पर केंद्रित किया, जहां मोदी प्रत्यर्पित किए जाने पर रखे जाएंगे। ये पूरा प्राकृतिक रोशनी में शूट किया गया है। अदालत को सूचित किया गया कि बैरक असीम रूप से विशाल है। साथ साथ 20 फुट ऊंची छत है। प्राकृतिक प्रकाश के कई स्रोत हैं, ताजा हवा और क्रॉस वेंटिलेशन, अटैच बाथरूम, छत पर 3 पंखे और 6 ट्यूबलाइट और एक एलईडी टीवी भी। संयोग से ये वही बैरक है जहां विजय माल्या रखे जाएंगे जब भी वो भारत प्रत्यर्पित होंगे। वीडियो का मकसद ये साबित करने के लिए था कि अनुच्छेद 3 के उल्लंघन का कोई जोखिम नहीं होगा और भारत अपने सभी कैदियों को स्वच्छ सुविधाएं प्रदान करता है। दूसरा दिन 8 सितंबर 2020। अभियोजन पक्ष ने न्यायमूर्ति सैमुअल गुजी को आधिकारिक भारतीय जेल डेटा पेश किया, जिसमें यह बताया गया था कि जेल में कोविड मामलों की समस्या काबू में थी। आंकड़ों को खारिज करते हुए डिफेंस ने नीरव की स्थिति को उजागर किया, उनकी गंभीर अवसाद की हालत पर रोशनी डालते हुए। भारतीय जेलों में मनोरोगी मदद पूरी तरह से अपर्याप्त है। नीरव आत्महत्या के खतरे में है।
फिर सीपीएस बैरिस्टर हेलेन मैल्कम ने विस्तृत गवाह बयान प्रस्तुत किए, जिसमें नीरव के 5 पूर्व कर्मचारियों का 20 मिनट का एक वीडियो भी शामिल था। हमारी मर्जी के खिलाफ हमें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना पड़ा, हमें कायरो में रहने के लिए मजबूर किया गया और हमारे मोबाइल नंबर 2 बार बदले गए ताकि हम बाहर किसी से संपर्क ना कर सकें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करते हुए उन्होंने विवरण दिया कि कैसे उनमें से एक को मौत की धमकी दी गई थी। इन आरोपों ने क्लेयर के पसीने छुड़ा दिए। मिस्टर मोदी बस सलाह और सहायता दे रहे थे। तीसरा दिन 9 सितंबर 2020। ये दिन खास डिफेंस के लिए रखा गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य नीरव को भारत में प्रत्यर्पण करने से रोकना था, जहां क्लेयर ने आर्थर रोड जेल को बुलाया। एक पुराने जमाने का पसीना खाना। नीरव की वकील क्लेयर मॉन्टगोमेरी ने भारतीय जेलों की सच्चाई को दिखाया। अविश्वसनीय रूप से गर्म, धूल, नमी, कीड़े और कृंतकों से संक्रमित। फिर सरकारी जेल के आंकड़ों को मानव अधिकार आयोग और मुंबई उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बल पर खंडन किया। भारतीय जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ है, कर्मचारियों की कमी है, चिकित्सा सुविधा दूभर है। वे नीरव को आत्महत्या करने लायक इंसान पहले ही बता चुकी थी, अब पहलू को और भी बढ़ाया। माननीय न्यायाधीश, ध्यान दें कि आर्थर रोड जेल में आत्महत्या की दर बहुत अधिक है। फिर भारत में मीडिया की भूमिका की ओर इशारा किया। भारतीय मीडिया नीरव के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, उसे वहाँ कभी न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ कई अन्य लोगों ने भी सार्वजनिक धन चुराया है। भारत में नीरव को एक घिनौना इंसान माना जाता है, उसे दोषी ठहराए जाने की राजनीतिक चाहत है। न्यायमूर्ति थिप्से की गवाही जो यही बात बताती थी, फिर से दोहराई गई। नीरव को भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। भारतीय न्यायपालिका तनाव में है और सीबीआई और ईडी का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। इस पर क्लेयर ने मुद्दा उठाया नीरव के मानसिक स्वास्थ्य मेडिकल रिपोर्ट के आम खुलासे के बारे में। गोपनीय जानकारी का इस तरह का लीक होना भारत सरकार के व्यवहार पर एक सवाल उठाता है। दिन के अंत से पहले ईडी और सीबीआई ने एक व्यापक लिखित प्रतिक्रिया और नए साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर सामने वाले वकील ने आपत्ति जताई। मैं 23 नवंबर को नए साक्ष्य की स्वीकार्यता पर निर्णय लूंगा। चौथा दिन 10 सितंबर 2020। मुकदमे के चौथे दिन बचाव पक्ष ने 3 विशेषज्ञ गवाहों को कचहरी में पेश किया। फॉरेंसिक मनोचिकित्सक एंड्रयू फॉरेस्टर ने खुलासा किया कि नीरव अपनी मानसिक हालत के लिए दवाई ले रहे हैं। वो एक गंभीर अवसाद से पीड़ित है। मेरे हिसाब से वो आत्महत्या करने लायक है, हालांकि वो कल ही कर ले ऐसा नहीं है। और साइकोमोटर मंदता के लक्षण दिख रहे थे। ये रोग का एक गंभीर रूप है, जिसमें भाषण और हालचाल में रुकावट जैसी दिक्कतें दिखाई देती हैं। साथ ही उस सवाल का जवाब दिया जो हर कोई जानना चाहता है। नहीं, नीरव अपने लक्षणों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। अभियोग पक्ष ने नीरव की मानसिक स्थिति का मुकाबला नहीं किया, मगर एक उपाय दिया। अगर उन्हें मुंबई में पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल दी गई वॉन्सवर्थ जेल से बेहतर, क्या ये आश्वासन मददगार होगा? तभी क्लेयर ने झट से उठकर स्पष्ट किया, योर ऑनर, हमें भारत सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसके बाद डिफेंस ने महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विशेषज्ञ रिचर्ड कोकर को कचहरी में बुलाया। कोरोना वायरस जेल में आसानी से फैलता है और यदि नीरव मोदी से आर्थर रोड जेल में पकड़ लें तो मरने का 0.75% जोखिम होगा। इतने छोटे जोखिम का हेलन ने मजाक उड़ाया। ऐसे तो इस अदालत में कोविड-19 होने की बराबर की संभावना है। और अनजाने में हमें यह अंदाजा दिया कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया कितने समय तक चल सकती है। नीरव का निष्कासन कम से कम 1 और वर्ष के लिए नहीं होगा। तब मुंबई में स्थिति क्या होगी अभी नहीं बता सकते। फिर संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने अपनी राय बताई। मुझे विश्वास नहीं होता कि आर्थर रोड जेल में सिर्फ एक कोविड मामला सक्रिय है। क्या आपका ये मानना है कि भारत सरकार अदालत को गुमराह कराने की कोशिश कर रहा है? मुद्दे को और तवज्जो देते हुए उन्होंने 0.75% की संभावना को लगभग 0 तक नीचे उतारने की कोशिश की। आर्थर रोड जेल में बैरक 12 सामान्य जेल की आबादी से काफी दूर है, इसलिए वॉन्सवर्थ जेल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए, है ना? सहमे हुए कोकर एक मुश्किल भरी स्थिति में फंस गए। मैंने वॉन्सवर्थ जेल सेल का वीडियो नहीं देखा है। अंत में वकालत ने एक चिकित्सक और जेल विशेषज्ञ डॉक्टर एलन मिशेल को बुलाया, जिन्होंने विजय माल्या मामले में भी उनकी तरफ से बयान दिया था। उन्होंने भी वही चिंताओं को दोहराया। देखिए,
बैरक 12 नीरव के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सही नहीं। नीरव की स्थिति और बिगड़ने की पूरी संभावना है। 5वां दिन 11 सितंबर 2020। मुकदमे के आखिरी दिन क्लेयर मॉन्टगोमेरी ने भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश मार्केंडे कार्जू को कचहरी में बुलाया, जो पूरी तरह से अपने नाटकीय अंदाज में जमे रहे। भारत को जर्मनी के नाजी शासन से तुलना करते हुए उन्होंने भी वही बात दोहराई कि नीरव को भारत में न्याय नहीं मिलेगा। नाजी जर्मनी में यहूदियों की तरह नीरव को एक सुविधाजनक बलि का बकरा बनाया गया है। फिर उनके प्रत्यर्पण में शामिल एजेंसियों को निशाना बनाया। ईडी ने अपने पूरे अस्तित्व में केवल 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया और सीबीआई तो राजनीतिक इशारों पर नाचती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। मस्जिद का तोड़ना और उस पर राम मंदिर का निर्माण की आज्ञा देना एक आपराधिक कृत्य था। और रंजन गोगोई को राज्यसभा में नामांकन करने पर संदेह जताया। ये केंद्र सरकार के समर्थन के लिए क्विड प्रो क्वो के अलावा और कुछ नहीं। गुस्से से हेलन मैल्कम सेवानिवृत्त जज पर टूट पड़ी। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद आप खुद भी तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। क्या वो राजनीतिक कदम नहीं है? लेकिन मैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। वकालत के अधिवक्ता क्लेयर मॉन्टगोमेरी ने मामले की पूछताछ फिर से अपनी निर्धारित पट्टी पर खींची। आपके कानून मंत्री रविशंकर द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल बेहूदी बात है। कोई मंत्री फैसला कैसे सुना सकता है? बदले कि वो दोषी है, उन्हें ये कहना चाहिए था कि नीरव मोदी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये बर्ताव सिर्फ दिखाता है कि सरकार किसी को गाड़ी के नीचे फेंकने की तलाश कर रही है। क्या आपको लगता है कि सबूत देने से पहले प्रेस को अपनी उपस्थिति के बारे में बताना उचित था? मुझे मीडिया से फोन आया था, उन्होंने संपर्क किया। आपको सिर्फ कहना चाहिए था नो कमेंट। हेलन मैल्कम ने फिर पूछताछ का रुख बदला। आप मिस्टर मोदी को क्यों बचाना चाहते हैं? मैं इस मामले की गुण पर कोई बयान नहीं दे रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल सकती, क्योंकि मीडिया और मंत्रियों ने उन्हें पहले ही दोषी ठहराया है। दोनों के बीच सवाल जवाब काफी गर्मा गए। आप एक स्व प्रचारक किस्म के इंसान हो जो मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कह सकते हो। उनके पिछले कुछ विवादास्पद बयानों को उजागर किया। एक बार आपने कहा था कि समलैंगिक संबंध अप्राकृतिक है और जो महिलाएं अकेली रहती है उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या का खतरा होता है। हम आपके किसी भी बयानों को गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? पर पूर्व न्यायाधीश अटल रहे। मैं अपनी राय का हकदार हूँ। प्रस्तुतियों के लिए अंतिम सुनवाई 7 और 8 जनवरी को होगी, जिसके कुछ समय बाद फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। वैसे भारत इंग्लैंड से प्रत्यर्पण अनुरोधों में खास सफल नहीं रहा है। नौसेना अधिकारी रविशंकरन, संगीतकार नदीम सैफी, गुजरात ब्लास्ट आरोपी टाइगर हनीफ, क्योंकि वो ब्रिटेन की अदालतों को समझाने में कामयाब रहे कि उन्हें भारत में कभी न्याय नहीं मिलेगा। अब भगोड़ों को ये साबित करना और भी आसान हो सकता है। देखिए किस तरह से मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को स्वयं ही दोषी ठहरा दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अभी अभी अनजाने में नीरव के वकीलों को एक और बारूद दिया है। सीबीआई एक पेशेवर एजेंसी है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए हो रहा है। फिर भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। पहले सभी मामले आपराधिक आरोपों से संबंधित थे। ये सार्वजनिक धन और वित्तीय धोखाधड़ी का है, जिसे शायद इंग्लैंड में ज्यादा महत्व दिया जाता है। बिस्बो की शायरी। भारत आने से डरे कांप रहे हैं पांव, जेलों की बदहाली पर नीरव खेले दांव। मीडिया और कोरोना का बता रहे हैं खौफ, देखे कब तक पैतरे पाते उसको रोक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।